बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी को खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया। हम जस्टिस याहिया आफरीदी को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि ईवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A3, 177 और 179 के तहत की। सदर ने जस्टिस याहिया आफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस हवाले से। सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फ़रूख नवाज़ भट्टी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन नादिर गुरमानी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फ़रूख भट्टी साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। और सर, आपने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी कि आपके मुसद्दिक़ा ज़राए ये इत्तलात दे रहे हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी ही नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और आपकी खबर सच साबित हुई। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उस हवाले से जो प्रोग्राम था हमारा गुज़श्ता, उसमें मैंने आपको ये इसलिए कहा था कि मेरे पास जो है वो प्रोग्राम में आने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले ये ख़बर जो है वो आ गई थी, और इसीलिए मैंने प्रोग्राम के अंदर जो है ये जो है वो उसमें मेंशन किया। मैंने बताया कि मेरी इतलात के मुताबिक और मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बन जाएंगे। और आपने देखा कि 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना दिया गया है, जिसका 3 साल के लिए। तो 3 साल का जो उनका ये टेन्योर है, ये बुनियादी तौर पर जो है वो सदर पाकिस्तान ने जो है इसकी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो निकाला और वो जारी किया। अब उम्मीद की जा रही है कि पार्लियामान के हवाले से जो है शायद जो आने वाले दिन हैं उनमें जो है वो शायद वो जो एक तरफ अगर ये कम होगा, जो बड़े बड़े केसेस हैं जो इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर उनमें कमी आ सकती है, तो उसके साथ ज़रूरत इस बात की है कि नए चीफ जस्टिस की जो है वो आमद के साथ ही अगर लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दी जाए, तो इससे जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिलेगा, जिनके केस जो हैं वो कई सालों पर जो है वो पेंडिंग है और इंसाफ लेने के लिए उनको जो है वो ठोकरें खाना पड़ती हैं। और आम आदमी के ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर होते हैं, और वहाँ पे अगर उनको इतना डिले हो जाए तो फिर आपको पता है कि इंसाफ होते होते 2-3 नस्लें जो हैं वो इस इंतज़ार में बैठी रह जाती हैं। अभी जो डेटा हमारे सामने है उसमें भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा जो केसेस हैं उनकी तादाद जो है तकरीबन 20 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। अब देखें ना, इतने बड़े केसेस जो हैं वो बड़ी तादाद में जो हैं, तो उससे जो है वो बेहतरी आएगी। और जजेस की तादाद बढ़ाने में, चूँकि आबादी भी तो बढ़ रही है ना, आप एक चीज़ को ज़रा देखें, आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो है वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के अंदर भी ज़रूरी है कि जजेस की तादाद जो है बढ़ाई जाए। ठीक है सर, आप जो बात करें इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। नादिर गुरमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर, वेलकम करना चाहेंगे। साथ ही आपसे ये डिस्कस भी करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जस्टिस याहिया आफरीदी को सिलेक्ट किया गया है। 2/3 अक्सरियत से पार्लिमानी कमेटी ने उनका नामजद किया, और आने वाले 3 सालों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम देखेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को। कैसे देखते हैं आप? देखें, इस हवाले से जो याहिया आफरीदी साहब से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी का फैसला है, इस हवाले से ये चीज़ें जो है ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। ये जब जुडिशल पैकेज की बात की जा रही थी, जब आईनी तरमीम की बात की जा रही थी, तो उस वक्त ही ना सिर्फ तो ये तज्ज़ियाकार जो थे उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही थी, बल्कि जो खुद वफाकी काबीना के अराकीन थे वो इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ कंफर्टेबल शायद खुद को फील नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसको नाम भी आईनी तरमीम की बजाय आपको याद होगा कि जुडिशल पैकेज कहा जा रहा था। और उसी जुडिशल पैकेज में जब ये अदलिया के हवाले से जो चीज़ें चलना शुरू हुई, तो उस वक्त ही ये चीज़ें वाज़ेह हो गई थी कि सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की ही कोशिश है। तो अब जब ये 3 नाम आए, तो देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर नाम आएगा, तो ये दोनों जजेस के हवाले से जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है
उनके आप बयानात उठा के देख लें तो इन दोनों जजेस के खिलाफ ही रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला हो या कुछ और। तो ये पहले ही कहा जा सकता था और ये मालूम था कि जस्टिस या आफरीदी साहब ही जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट वाहिद वो इदारा था जहाँ पे सीनियरिटी बेसिस पर जो है वो तकर्रियाँ होती रही हैं और यही वजह है कि मुतनाज़ा ये तकर्रियाँ नहीं हुई। और अब अगर उसमें सियासतदान आ गए और 12 रुकनी कमेटी अगर ये फैसला करेगी तो आप ये याद रखें कि अब हर आने वाली हुकूमत में जो भी चीफ जस्टिस के हवाले से तकर्री होगी वो मुतनाज़ा ही होगी और उस पर सवालात ही उठेंगे। अच्छा, आप जो बात करें इसको हम ज़रूर मेंशन करेंगे इन डिटेल, आपसे ही जानेंगे कुछ पॉइंट्स भी। अतीक रसूल साहब ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ आपको भी हम शामिल गुफ्तगू रखें। आपको क्या लगता है नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के लिए कानूनी लिहाज से कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उमा। देखें, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लिमानी कमेटी के जरिए हुई है और 26वीं तरमीम आईनी तरमीम के बाद हुई है। सही। तो जब पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है किसी भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो इसके बाद आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से हो, वो फिर जाहिर है उस पर लोगों की नज़रें ज़रूर होंगी और इनका किया होगा कोई भी फैसला जो है वो उसी तनाजुर में देखा जाएगा कि जिस पर मुख्तलिफ हवालों से कुछ इसके मस्बत मामलात पर बात कर रहे हैं, कुछ इसको मनफी लेकर बात कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो है वो इनके फैसलों पर किसी भी बड़े हवाले से हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो है वो तश्कील के हवाले से हो, चाहे वो ऑलरेडी जो पेंडिंग मामलात चल रहे हैं उनके हवाले से हों, कोई भी इनका फैसला जो है वो दोनों तरफ जो है वो पलड़ों में रख के तोला जाएगा और उसके असरात ज़ाहिर आगे आने वाले चंद दिनों में ही वाज़ेह होंगे। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि अब ये तैनाती 3 सालों के लिए है, तो आपको नहीं लगता कि जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए चैलेंजेस ज़्यादा होंगे? देखिए, चैलेंजेस तो होंगे। आप देखें ना, एक जब आईनी इतनी बड़ी तरमीम हुई है उसके बाद से पूरा आपका जो सिस्टम है वो ही, अब जुडिशियल जो मामलात थे, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो दोनों के हवाले से लोग अब देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो आपको नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि शायद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एट स्टेक हो गई है। ठीक हो गया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, दीगर मेहमानों से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। ब्रेक की जाने बड़े नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के लिए कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, 3 साल में वो इन चैलेंजेस को किस तरह से देखेंगे और आने वाले वक्त के लिए नए चीफ जस्टिस को क्या क्या इक़दामात करने हैं, बिलखुसूस कानून की बालादस्ती के लिए, इस पर अब ज़रा हम फोकस करेंगे। फ़ारूक भट्टी साहब, आपकी नज़र में क्या इक़दामात करने चाहिए? देखें जी, बुनियादी बात यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक तो है वो पेंडिंग केसेस, ठीक है, जो आम पाकिस्तानियों के हैं जो नहीं लग सके, जिसमें जो है वो मतलब ऐसे केसेस भी हैं जिनको पहले नहीं सुना गया। ठीक है। तो कौम ये जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जस्टिस याहिया आफरीदी उन केसेस का जो है वो सुनवाई जो है वो जल्दी करवाने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब हम पार्लियामान की बात करते हैं, जब हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, तो उस हवाले से जो है वो पार्लियामेंट और रूल ऑफ लॉ और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको जो है जो इंसानी बुनियादों पर जो है वो बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त फाइल हुए हैं, उनको जो है वो प्रायोरिटी पे रखना होगा। और ये अवाम जो है वो देख रही है कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंसानी ज़िंदगियों के से बराह रास्त जो ताल्लुक़ रखते हैं उन केसेस में अगर जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी और उनके साथी जजेस जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेहतरी की तरफ जो है वो एक कदम जो है वो होगा। और यही वो ऐसी बात है कि दुनिया भर में कहीं पे भी किसी भी जगह पर भी हुकूमत की और ख़ास तौर पर निज़ाम की कामयाबी की जो बड़ी वजह है वो रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ में जो बुनियादी बात है वो है आम आदमी, कि आम आदमी की ज़िंदगियों के मुतल्लक जो फैसले हैं जो नहीं हो रहा है, जिनमें कई साल लग गए हैं,
वो बर वक्त फैसले जो है वो किए जाएँ, इंसाफ जो है वो उसकी फराहमी को यकीनी फराहमी भी को बनाया यकीनी जाए और बनाया जल्द भी जाए बनाया और जाए, जल्द बनाया ऐसा ही जाए। है। नादिर साहब, सर कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास जो इत्तलात आई थी, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने इनको मेंशन किया था कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दे दी है। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं होते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे। उनकी जानिब से भी एहतजाज की कॉल आई। तो कितना आने वाला वक्त अलार्मिंग है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी पहले आईनी तरमीम के हवाले से थी और जो जिन खदशात का वो इजहार कर रहे थे, उनसे ये एक बात तो वाज़ेह होती है कि पहले जो उम्मीद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से या फिर उनको मुमकिन तौर पर बाज़ केसेस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना था, अब वो उम्मीद जो है वो पीटीआई को नज़र नहीं आ रही है। आज का जो पीटीआई का एलामिया भी अगर आप उठाकर देखें तो उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब जो सड़कों पर निकलने का फैसला है वो पीटीआई का सामने आ रहा है। पीटीआई ने जो स्ट्रेटजी तैयार की है, मेरे मुताबिक जो मुझे मालूम हुई है वो ये है कि अब पीटीआई को कोई अदालतों से ज़्यादा वो तवक्को नहीं रख रहे और उनका ये फोकस होगा कि अब सड़कों पर निकला जाए, लेकिन वो इस मरतबा जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो ये भी देखना चाहते हैं कि वकला तहरीक जो है वो किस अंदाज से चलती है, वो कितनी मौसर होती है, उसके बाद ही वो अपनी स्ट्रेटजी जो है। अच्छा, इसके बाद आप कह रहे हैं वो फैसला करेंगे। अब मैं चाहूंगी अतीक साहब आप इस चीज़ को मेंशन करें, वकला की जानिब से जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया गया है, सड़कों पर आने का कहा जा रहा है, उसमें कितनी सदाकत है या आपके पास क्या इतलात मौजूद हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से नादिर गुरबानी साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई उस तहरीक को देखते हुए फिर अपना फैसला जो है वो उसका इंतखाब करेगी कि वेदर वो आएंगे सड़कों पर या नहीं आएंगे, एहतजाज की कॉल को मौखर करेंगे। हुमा, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ हमने जो देखनी है वो ये है कि वकला की जो बॉडीज़ है, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल है, सिंध बार कौंसिल है, इसी तरह जो सूबाई बार कौंसिल्स हैं वो, और इसी तरह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो डिस्ट्रिक्ट की जो पूरी बॉडीज़ हैं वो इस हवाले से क्या टेक रखती हैं। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। अभी भी आपको इल्म में होगा आपके कि मुख्तलिफ जो बार कौंसिल्स हैं उनकी तरफ से जो है वो कुछ इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ बॉडीज जो हैं वो इसके हवाले से तनकीद का जो है वो इजहार भी कर रही हैं। इसी तरह जो सीनियर लॉयर मूवमेंट के थे वकील मुनीर मलिक साहब और दीगर उनके जो लोग थे सिंध जो बार एसोसिएशन के हैं, उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी तरह हामिद खान साहब जो है वो पंजाब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका इंडिया किया है, लेकिन अभी जो है वो आपको बाइफरकेशन नजर आती है। अच्छा, हामिद खान साहब की आप बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तवक्को है कि जस्टिस याहिया आफरीदी इस ऑफर को कबूल नहीं करेंगे। देखिए, वो ये उनका कहना है। अभी तो ज़ाहिर 3 नाम गए हैं जिन्होंने सीवी भेजी है और जिनको अल्टीमेटली डिसाइड कर दिया, नोटिफिकेशन भी उनका हो चुका है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अभी इसी तरह की जो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले या जो इसके खिलाफ इस आइन की जो आइनी तरमीम हुई है इसको दुरुस्त नहीं समझ रहे, वो अभी जो है वो साथ मिल रहे हैं और इसके आने वाले दिनों में जो है वो एक जो लॉयर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो बना रहे हैं उसके हवाले से उसका लायामल आगे आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन अच्छा, ये बताइए एहतजाज किस बुनियाद पर कर रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम में जितने क्लॉजेज हैं उनके अगेंस्ट या फिर चीफ जस्टिस को नामजद करने का जो तरीकाकार है उसके अगेंस्ट, 3 साल के लिए आने वाले चीफ जस्टिस अब नामजद होंगे, अपॉइंट होंगे, उसके अगेंस्ट उनकी जानिब से कोई इत्तलात है आपके पास कि एहतजाज किस बुनियाद पर या किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि हाई रेलेवेंट क्वेश्चन आपका, और मैं समझता हूँ कि यही एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो हमें देखनी है कि अभी तक इस सारी जो आईनी तरमीम हुई है इस पर एक जनरल जो है वो गुफ्तगू हो रही है। किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर, चाहे वो तकर्री का हो, चाहे वो मुद्दत मुलाजमत का हो चीफ जस्टिस की, चाहे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से हो, चाहे वो इसका जो तरीकाकार वज़ा किया गया है बेंचेस के तश्कील का, चाहे केसेस के ट्रांसफर का, अभी इस पर स्पेसिफिकली कोई चीज़ हमारे सामने आई नहीं है। जनरली इस पर बात हो रही है कि इसको जो है वो हेस्ट में इस आईनी तरमीम को पास किया गया है। और एक और जो बदकिस्मती है उमा, एक बात लाजमी मैं करना चाहूंगा वो ये है कि इस सारे मामले में इसको पोलिटिसाइज किया गया है। लीगल जो चीजें हैं उनको पीछे रखकर
पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है वो ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। अगर लीगल मामलात पर आईनी तरमीम के हवाले से अगर बात की जाए, तो स्पेसिफिक चीजें सामने लाई जाए, तो फिर सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। स्पेसिफिकली नहीं हमें पता कि किस चीज़ पर एतराज़ उठाया जा रहा है या क्यों ये एहतजाज करने की बात की जा रही है। फ़रूख भट्टी साहब, अभी मैंने जो सवाल अतीक रसूल साहब से किया था वही मैं आपसे करूँगी। अगर हम 26वीं आईनी तरमीम को ज़रा गौर से पढ़ें, 27 शिकें हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं आईनी बेंच के हवाले से भी बात हो रही है। अब जिस तरह से बात की मुद्दत मुलाजमत चीफ जस्टिस की, उनको अपॉइंट करने का तरीक़ाकार, बहुत सारी चीज़ें, कमीशन का क़याम, कमीशन किस तरह से रूल ऑन करेगा, ये सारी चीज़ें, या फिर पार्लिमानी कमेटी वो इंतखाब करेगी। किस चीज़ पर एतराज़ हो सकता है जिसलिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है, या अभी तक ये भी वजह नहीं हो पाया कि एहतजाज क्यों, कब और कैसे करना है? देखें, इसमें जो है वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो एक ख़त लिखा गया था 300 वकला ने, जो पहले दिन जो है वो ख़त में जिन खदशात का इजहार किया था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब जो अजी अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, उनके जवाबात जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे दिए थे। ठीक है। और उसमें जो बुनियादी नुक्ता जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो है वो चीफ जस्टिस का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर जो है वो बाज़ वकला के जो तंजीमें हैं या बाज़ सीनियर वकला हैं उनको इतराज़ है अपॉइंट करने के तरीक़ेकार, यानी कि पार्लिमानी कमेटी क्यों उनको ऊपर के अपॉइंट जनाब करेगी। पहले जिस तरह से सीनियरिटीज़ की लिस्ट थी उसी तरह इसको जो है वो चलने देते। अभी वही ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता, वही होता। और ये एक तरह का वो समझ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो बकौल उनके जिस तरह वो सोच रहे हैं कि शायद उनका को हक जो है वो को मारा जा रहा है। लेकिन इसमें जब हम पार्लिमान की बात करते हैं तो फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने तो सारे पार्लिमान में चाहिए। तो पार्लिमान के अंदर जो फैसला है उसमें जो है वो वकला तहरीक की जो आपने बात की इसमें ख़ास तौर पर, तो वकला तहरीक उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वकला इत्तेहाद जो है वो सामने नहीं आता। अच्छा सर, ये छोड़ देते हैं हम कि कामयाब होगी या नहीं होगी। एक बात मेरे जहन में आ रही थी, आपको अंदर की बातें पता होती हैं, पार्लिमानी कमेटी ने क्यों चूज़ किया जस्टिस याहिया आफरीदी को, जबकि 2 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद हैं, थर्ड मोस्ट सीनियर को क्यों चूज़ किया? आपकी नज़र में क्या? देखिए, मैंने तो आपको प्रोग्राम में भी ये बात बता दी थी कि याहिया आफरीदी जो हैं वो मतलब उनको वो बना देंगे। उसकी वजह यह थी कि हुकूमत ये समझ रही थी कि 2/3 अक्सरियत के साथ जब हम जस्टिस याहिया आफरीदी को कहेंगे तो वो इसको कबूल कर लेंगे। उन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं जस्टिस मुनीर जो हैं वो ना कर दें, और अगर हम 2 का ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, तो और अपना जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से पहले से ही आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी जो है वो चल रही थी। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ से जब मीडिया के दोस्तों ने पूछा पार्लियामेंट के अंदर कि जी ख्वाजा साहब आपने क्यों किया जस्टिस याहिया आफरीदी को, तो उनका यह कहना था कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो न्यूट्रल से, वो बिल्कुल जो है वो थे। लेकिन इसके पीछे जो है यकीनी तौर पर जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि हुकूमत जो है वो चाह रही थी कि 2/3 जो अक्सरियत के साथ हम नामजद कर रहे हैं इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो कबूल कर लेंगे और बुरान जो है वो टल जाएगा, या फिर जो कयास सराइयां जारी हैं उन पर हम नाकान धरें, वो टल जाएगा। लेकिन अब ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा और एक्शन जो है वो बताएंगे कि किस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस जितने हैं वो अगर वेलकम करते हैं, सारे सीनियर जजेस हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, वो अगर वेलकम कर देते हैं जस्टिस याहिया आफरीदी को, तो फिर ये बहस जो है ये ख़त्म हो जाएगी और शायद फिर वकला के हवाले से भी कोई इतनी बड़ी जान जो है जिस तरह वो गुफ्तगू या फिर जो ट्रांसपेरेंसी पर खुदा न खास्ता बातें उठ रही हैं, सवालात उठ रही हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा नादिर, आपको क्या लगता है 2 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़कर पार्लिमानी कमेटी ने थर्ड मोस्ट सीनियर को चूज किया, आपकी नज़र में? आप हमने फ़रूख भट्टी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? देखिए, जस्टिस याहिया आफरीदी की जो अगर आप क्वालिफिकेशन से लेके जो उनका तजर्बा अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक काबिल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो पहले जज हैं जिनका एक स्पाटा से ताल्लुक है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या उनसे खुश नजर नहीं आती, वो पीपल्स पार्टी हो या फिर दीगर जमातें हों, वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना सिर्फ मीडिया टॉक्स में बल्कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी करते रहे हैं।
अब जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बार बार सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आती है, वो आपके इल्म में है कि वो भी हुकूमत को नागवार गुजरती है और हुकूमत उस पर खुश नजर नहीं आती। तो इसी मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस यहिया आफरीदी साहब के जो रिमार्क्स हैं वो भी आप उठाकर देख लें, जिसमें उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। इसी तरह जो माजी में केसेस हुए हैं उनमें भी आप मुनीब अख्तर के आप रिमार्क्स उठाकर देख लें तो वो भी हुकूमत के खिलाफ ही नजर आते हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग बड़ी बात है और यही सवाल हमने कल ख्वाजा आसिफ से भी किया था कि अगर जस्टिस यहिया आफरीदी ये आपकी पेशकश कबूल नहीं करते, ये आपका फैसला कमेटी का कबूल नहीं करते, वो माजरत कर लेते हैं, तो आपके पास तो पीछे दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, एक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि हुकूमत तो इन दोनों जजेस से खुश नजर नहीं आती और माजी का एक तमाम चीजें उठाकर देख लें तो वो वाज़े तौर पर है कि हुकूमत खुश नहीं है। लेकिन अब इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखना होगा और मुझसे बेहतर तो जाहिर है अच्छा, हमारे जराए नादिर साहब माजरत के साथ हमारे जराए ये कहते थे कि अगर इनमें से कोई मना कर देता है, जस्टिस याहिया भी अगर मना कर देते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन उनके पास बेस्ट चॉइस थी। ये प्लानिंग भी की गई थी बैक एंड पे। हाँ देखें, प्लानिंग तो लेकिन जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनका भी कहा जा सकता है और उन दोनों में मुनीब अख्तर भी शामिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये देखना होगा कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब क्या कितने ताकतवर जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि जो आईनी तरमीम हो रही थी जब तो उस वक्त केसेस की बात की जा रही थी कि इतने लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग में है। फिर आईनी केसेस का एक फिगर दिया जा रहा था जो कि पहले 150 कहा गया और फिर कुछ अराकीन ने 250 कहा। तो अब ये देखना होगा कि वो आईनी केसेस जो हैं जो पेंडिंग में हैं वो कितने जल्दी में निपटाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ अब ये जो एक तासुर है कि चीफ जस्टिस से ज्यादा आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, ये किस हद तक बात जो है वो दुरुस्त होगी। क्योंकि सर इसके हवाले से भी कुछ क्योस जनरेट किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात को भी मेंशन किया गया था कि उन्होंने ये कह दिया कि आईनी बेंच बने या आईनी कोर्ट बने, बात तो एक ही है। देखें, अब ये होगा ना कि आप मखसूस नशिस्तों का केस भी उठाकर देख लेंगी तो उसमें भी आपको आईन कहीं ना कहीं नजर आएगा। आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स उठा के देख लें जो कल उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि अब तो हर केस जो है वो रोज ये सवाल उठेगा कि ये आम बेंच केस सुन सकता है या ये रेफर किया जाएगा टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अब तो आईनी अदालत के आईनी बेंच के हवाले से जितने भी केसेस होंगे वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो, वो आर्टिकल 63A के हवाले से हो, ये तमाम के तमाम केसेस तो आईनी बेंच को ही रेफर होने हैं। ठीक है अतीक साहब, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये भी कहा गया है कि अदलिया के 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल भी कर दिए जाएंगे। तो ये 40% का जो अब आईनी बेंच फैसले करेगा या फिर उन तक ये मुकदमात आएंगे, वहाँ ट्रांसपेरेंसी कौन देखेगा? फिर उसके साथ साथ जो सवालात रेज हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में वो थम सकेंगे, खत्म हो सकेंगे? देखिए, इस वक्त तकरीबन 21,44,000 केसेस जो है वो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप ऊपर से लेकर अगर नीचे लोअर जुडिशरी तक देखें तो इस हवाले से मसाइल तो बहरहाल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब इसमें जो ये अमेंडमेंट हुई है इसके बाद की सूरत हाल हमने थोड़ा सा अब इस पे आगे डिस्कस करना है कि अब जब ये अमेंडमेंट हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने जा रहा है, उसके बाद सूरत हाल किस सिमत में जाएगी तो जाहिर है ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहां तक मामला है कितने % केस जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे, इस पर भी जो है वो लायामल डेफिनेटली बनाया जाएगा, चीजों को देखा जरूर जाएगा। हुआ ये था कि जब ये मामलात कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह के हवाले से या आइन की तशरीह के हवाले से बढ़े और आइनी मुकदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ना शुरू हुए, उनका बर्डन ज्यादा बढ़ गया, वक्त ज्यादा उस पर सर्फ होना शुरू हो गया, तो यही कुछ हल्के जो है बात करना इन्होंने शुरू कर दी थी कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम पैरेलल जरूर होना चाहिए कि जहां पर आम जनरल पब्लिक से रिलेटेड जो मामलात हैं वो साथ साथ चलते रहे, उनमें किसी किस्म की रुकावट ना आए। आपने देखा कि कितने जो है वो महीनों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह के जो मुकदमात हैं उनको लेकर जो है वो अपना वक्त लगाती। इसी तरह जो जनरल पब्लिक के मामलात थे, बहुत सारे केसेस इसकी वजह से पेंडिंग जाते रहे कि पहले ये मसला हल हो, पहले जो स्टेट को इस वक्त जो मामलात दरपेश है उनको उनका हल निकाला जाए, उसके बाद फिर इन मुकदमात को सुना जाएगा। तो जाहिर है जब एक खास परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी तो उनको हल करने के लिए भी
कोई स्ट्रेटजी जो है डेफिनेटली बनाई जाएगी। अभी तो जाहिर है 2-3 दिन हुए इस अमेंडमेंट को पास हुए, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, नया सेटअप जो है वो दोबारा आना शुरू अच्छा, हो जाएगा। इसमें एक बात हम जरूर मेंशन करेंगे अतीक साहब कि अब टेन्योर में जो इजाफा किया गया है, 1 साल नहीं 3 साल, 1 साल गुजरते वक्त नहीं लगता, लेकिन 3 साल का अगर टेन्योर है तो शायद चीफ जस्टिस साहब के लिए भी आसान होगा कि वो इकदामात को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएं, प्लस वो ये भी देखें कि स्ट्रैटेजी मेकिंग में, पॉलिसी डेवलपिंग में कहाँ कहाँ चेंजेस लानी है, उनको भी बाआसानी किया जा सकता है। ये भी एक इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हुए मैंने एक चीज देखी है कि जब भी कोई नए चीफ जस्टिस आते हैं, चाहे वो किसी प्रोविंस के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, तो नई पॉलिसी आती है और उस नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू होता है। जितना वक्त वो मौजूद रहते हैं तब तक, और जब नए जो है वो चीफ आते हैं तो उसके बाद फिर उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है और फिर वो नए सिरे से चीजें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो एक हवाले से ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद भी है कि एटलीस्ट जो पॉलिसी है वो चलेगी जरूर, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं वो हमारे सामने आएंगी और उनके असरात मस्बत या मनफी जो भी जब नजर आना शुरू हो जाएंगे तो उसका हल भी निकलना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ अक्सर औकात हर मामले में गिला ये करते हैं कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं लेकिन उनको जो है वो इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो कभी वो कंप्लीट नहीं हो पाती, दरमियान में कहीं जब रुकावट आ जाती है। तो ये इस हवाले से बड़ी एक मस्बत चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। फारूक भट्टी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकेगी, जो चीजें 1 साल में नहीं इंप्लीमेंट की जा सकती थी, 3 साल के टेन्योर में उनकी इंप्लीमेंटेशन आसान हो सकेगी? देखें, 3 साल वाला जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किया है। अगर कोई करना चाहे तो वो 1 साल के दौरान भी कर सकता है और अगर ना करना चाहे तो 3 साल के दौरान भी नहीं हो सकता। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर। ये सिर्फ अकेला चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकेगा, इसमें तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो हैं वो मिल बैठ। सर, आपने बात जो है ना वो समंदर को कूजे में बंद कर दिया कि कोई करना चाहे तो 1 साल भी बहुत है, ना करना चाहे तो 3 साल का अरसे में भी नहीं होगी। नादिर साहब, आपको क्या लगता है 1 साल के फैसले 3 साल में करना ज्यादा आसान नहीं होंगे? नहीं, देखिए आसान तो होंगे। आसान तो जितने केसेस, जैसे मैंने आईनी केसेस का खास तौर पर जिक्र किया जिसको हुकूमत ये सामने रख के और ये दावा कर रही थी कि आईनी केसेस और जितने केसेस पेंडिंग में उनको हल करना है तो अदलिया में रिफॉर्म्स लाने होंगे और जुडिशल पैकेज मंजूर करवाना होगा। लेकिन अब देखना तो वही होगा कि क्या फिर उन्हीं माजी के केसेस जो पेंडिंग में हैं उनको देखा जाएगा या एक मरतबा फिर जो हुकूमत की एक ठीक है उन चीज़ों को कर सकेंगे। बिल्कुल, मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह ने के बाद।